हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म विक्टोरियस एजुकेशन एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनानी आक्रमण, साथ ही साथ हम मौर्य साम्राज्य का कुछ एक भाग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम यूनानी आक्रमण से शुरू करते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य ईरान में कुरुश अथवा साइरस द्वितीय ने हकामनी साम्राज्य की स्थापना करी। 558-529 ईस्वी पूर्व तक हकामनी साम्राज्य रहता है। बेहिस्तून, पर्सिपोलिस तथा नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख दारा प्रथम के शासनकाल का है। देखो मैं थोड़ा स्लो पढ़ाती हूँ, आपको 1.25x या फिर 1.5x पर आप इसको देख सकते हो। साथ ही साथ जो चीजें हैं आप लोग राइट करते चलिएगा, अपने सिनॉप्सिस बनाते चलिएगा। पढ़ने से कुछ नहीं होता, अगर सिनॉप्सिस नहीं है तो उस पढ़ने का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। बेहिस्तून शिलालेख जो है वो नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख भी जो है वो दारा प्रथम के शासनकाल का है। इनसे भारत पारसी संबंधों के विषय में महत्वपूर्ण सूचना मिलती है। भारत और जो पारसी संबंध है उसके विषय में महत्वपूर्ण सूचना किस अभिलेख से मिल रही है? तो बेहिस्तून, पर्सिपोलिस और नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख से हमको इसकी जानकारी मिलती है। दारा प्रथम के साम्राज्य के 23 प्रांतों का उल्लेख उसके बेहिस्तून अभिलेख में हुआ है। तो 23 प्रांत जो है दारा प्रथम के, उनका वर्णन बेहिस्तून अभिलेख में मिलता है। अब जैसे दारा प्रथम कहीं भी आ गया, आपको नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख बताना है या फिर भारत पारसी संबंध आ गया तो भी आपको जो नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख और जो बेहिस्तून पर्सिपोलिस अभिलेख है उसके बारे में बताना है। हेरोडोटस के विवरण से ज्ञात होता है कि भारत दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। मतलब जो हमारा भारत था उस समय का, वो हेरोडोटस का जो पूरा साम्राज्य था उसका सिर्फ 20वां प्रांत ही था। ये वाली चीज याद रखना, अपने सिनॉप्सिस में लिख लेना कि दारा का कौन सा भाग था, तो 20वां भाग था। दारा को इस प्रांत से 360 टैलेंट स्वर्ण धूलि की आय प्राप्त होती थी। टेसियस अर्थजरक्सिस का राज्यवेद्य था। जो टेसिरस था वो इसका राज्यवेद्य था। पारसी संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में खरोष्टी नामक नई लिपि का जन्म हुआ। अब खरोष्टी नामक नई लिपि किन के द्वारा दी गई, ये प्रश्न बनेगा। तो यूनानी, कुषाण और बहुत सारे ऐसे जो विदेशी आक्रमणकारी, उनका नाम दिया जाएगा। तो आपको पारसी लगा के आना है कि जो पारसी संपर्क है उनके कारण जो है भारत में खरोष्टी नामक नई लिपि आई है, जो ईरानी अरमाइक लिपि से उत्पन्न हुई है। किससे उत्पन्न हुई है? ईरानी अरमाइक लिपि से उत्पन्न हुई है। पारसी या ईरानी स्वर्ण मुद्रा डेरिक और रजत मुद्रा सिग्लोई कहलाती थी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्वर्ण हमेशा पूछा जाता है। तो डेरिक क्या है? डेरिक एक स्वर्ण मुद्रा है। सिग्लोई क्या है? एक रजत मुद्रा है। डेरिक स्वर्ण मुद्रा है, रजत मुद्रा कौन सी? सिग्लोई है। फिर से एक बार बोल लो कि डेरिक क्या है? स्वर्ण मुद्रा है, सिग्लोई रजत मुद्रा है। ईरानी सिक्के सिग्लोई पश्चिम उत्तर प्रांत में प्रचलित था। जो ईरानी सिक्का है सिग्लोई, जो कि एक रजत मुद्रा है यानी सिल्वर कॉइन है, वो पश्चिमोत्तर प्रांत में प्रचलित था। महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। जो महापद्मनंद है, हमने पढ़ के आए हैं, नंदवंशी समाप्ति कर जो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य है वो साम्राज्य की स्थापित करेगा, मौर्य साम्राज्य स्थापित करेगा। तो महापद्मनंद को मिलाकर 8 और राजा होते हैं। तो ये जो नवनंद जिनको कहा जाता है, आखिरी में धनानंद आता है जिसको जो है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य पराजित करेगा। तो धनानंद अंतिम शासक होता है जो सिकंदर का समकालीन था। उसने यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। यूनानी लेखकों ने धनानंद को क्या कहा है? अग्रमीज कहा है। तो अग्रमीज किसका नाम मिलता है? तो धनानंद का नाम मिलता है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है, भद्रसाल उसका सेनापति था। जो जेनोफोन है वो उसे बहुत ज्यादा धनाढ़ व्यक्ति बताता है और जो भद्रसाल है वो इसका सेनापति था। सिकंदर मेसिडोनिया के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। हकामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईस्वी पूर्व के बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चला। अब होता क्या है, मेसिडोनिया का शासक था फिलिप द्वितीय का पुत्र सिकंदर, वो हकामनी साम्राज्य को हरा देता है और 326 में बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ भारत पर विजय के लिए चल देता है। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 ईस्वी पूर्व के सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल से यूनान को प्रस्थान वापस किया। मतलब जब 325 एक साल पूरा कंप्लीट हो जाता है तो सिकंदर क्या करता है? पाटल से यूनान को वापस से प्रस्थान कर लेता है। डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी ने 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है जो उस समय पंजाब तथा सिंध के प्रदेशों में विद्यमान थी। देखो 28 स्वतंत्र शक्तियां होने के बाद भी सिकंदर को वो लोग पराजित नहीं कर पाए थे। सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी मशक्क थी।
ये प्रश्न बन जाता है कई बार, क्योंकि ऐसी चीजें एमपीपीएससी और बाकी एग्जाम में पूछी जाती है जो व्यक्ति हमेशा इग्नोर करता है, यार ये तो इम्पोर्टेंट, ये लेस इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि जब सिकंदर का आक्रमण हुआ तो एक सीमांत गणराज्य, जो सीमा हमारे भारत की सीमा है, उसमें कौन सा गणराज्य था? तो वो अश्वक गणराज्य था, और जिसकी राजधानी मशक थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों के मारे जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था। इसी विवरण से पता चलता है कि सिकंदर ने इस नगर की समस्त स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया था। पोरस पुरु का राज्य झेलम और चेनाब नदी के भी था। देखो, प्रश्न क्या बनेगा कि बड़ी संख्या में स्त्रियों की मृत्यु कहाँ या किस राज्य में हुई? तो अश्वक राज्य में होती है, क्योंकि पुरुष लोगों की मृत्यु हो जाती है युद्ध में, तो फिर वहां की स्त्रियां अस्त्र उठाती है, और जो सिकंदर है वो बड़ी संख्या में स्त्रियों की मृत्यु करता है। पुरुष या जो पोरस है, ये वाली नदियां दोनों पूछी जाती है कि झेलम और चेनाब नदी के जो तट पर है, तो जच रहे हो, इसे याद कर लो, जच रहे हो, झच रहे हो तो याद कर लो। तो पुरु के जो राज्य है वो झेलम और चेनाब नदी के बीच बसा हुआ है। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया। अब ये जो सिकंदर होता है, ये क्या करता है, झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित कर देता है। पुरु जो होता है, पोरस जो होता है, उसको पराजित करता है। परंतु ये जो पुरु होता है, ये जो पोरस होता है, इतना ज्यादा वीर व्यक्ति होता है कि सिकंदर इससे प्रभावित हो जाता है और अपना मित्र इसे बना लेता है, और उसका राज्य और कुछ नए इलाके भी इसको प्रदान कर देता है। सिकंदर ने 2 नगरों, जिनमें शामिल है निकैया और बऊ केफला की स्थापना करी। दोनों नाम बहुत जरूरी है। यहाँ से ऐसे प्रश्न बनते हैं, देखो, कि भैया सिकंदर इस काल में आया था 326, इसके बाद में फिर बड़ी संख्या में स्त्रियों की मृत्यु करी, फिर कुछ दे देगा कि भाई जो निकैया है, बऊ केफला है, और एक और अन्य जो है शहर का नाम दे दिया जाएगा कि इसकी स्थापना करी, लेकिन उसने नहीं की होती, उसने 2 ही की होती है, निकैया और बऊ केफला। तो ये दोनों हमको याद रखना है। ब्यास नदी सिकंदर के उत्कर्ष का चरम बिंदु सिद्ध हुई। इसके सैनिकों द्वारा आगे बढ़ने से इनकार के पश्चात जो ब्यास नदी है, वो सिकंदर के उत्कर्ष का चरम बिंदु सिद्ध हुई। मतलब क्या हुआ, झेलम चेनाब इनको तो पार कर गए उसके सैनिक, लेकिन जब व्यास नदी आती है तो उसके बाद जो सैनिक है अपने हाथ ऊपर कर लेते कि भाई हम युद्ध में थक चुके हैं, तो अब हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो फिर ये क्या होता है, स्वदेश लौटने का फैसला लेता है। 323 ईस्वी 326 में आया, 3 साल युद्ध करा, के लगभग सिकंदर की मृत्यु हो जाती है वापस जाते समय। सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप पश्चिम और उत्तर भारत में अनेक यूनानी उपनिवेश निकैया, बहुकेफला, सिकंदरिया स्थापित हो गए। मतलब ऐसे कई सारी जो जगहें हैं, जैसे 2 तो उसने खुद ने स्थापित करी, निकैया, बहुकेफला, और सिकंदरिया एक और जगह थी जो कि उसने स्थापित की थी। व्यापारिक संपर्क के फलस्वरूप यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर भारत में उलूक शैली के सिक्के ढाले गए। अब देखो, उलूक शैली के सिक्के कौन लेके आया? सिकंदर लेके आया। ठीक है, अब हमने देखो डेरिक, इसके बाद में फिर सिगलोई और उलूक शैली के 3 सिक्के यहाँ पर पड़े हैं। ये तीनों आपको सिनॉप्सिस में लिखना है, और जो भी चीज यहाँ से आपको याद नहीं रहती, क्योंकि ये जो बुक है जो हमारी, उसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए गए, तो आप इसमें से भी इम्पोर्टेंट निकाल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और आप इसमें जो भी चीज आपको याद ना रहे, आपको सिनॉप्सिस में लिखना है बहुत छोटे छोटे अक्षरों में। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो इट इज नंद वंश। ठीक है, अग्रमीज जो हमारा था धनानंद, वो वहां पर राज्य कर रहा था, जिसको जैनों ने बहुत धनाढ़ व्यक्ति कहा है। भद्रशाली इसका सेनापति था। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो धनानंद था, हम पढ़ के आए हैं। ये इस तरीके के कथन आते हैं। तो देखिए, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान 325 ईस्वी में भारत छोड़ दिया, मतलब 325 ईस्वी पूर्व में भारत छोड़ दिया, वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। तो क्या ये सत्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। ए तो सही है, लेकिन आर गलत है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का अभी कोई रोल नहीं आया है, वो व्यास नदी ही पार नहीं कर पाया था। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने तथा आहत हो जाने के कारण किस भारतीय गणराज्य और राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण करे थे? तो ये मशक है, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं कि जो हमारी अश्वक एक सीमांत गणराज्य, उसकी राजधानी मशक थी, वहां की महिलाओं ने जो है युद्ध लड़ा था। भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। भैया, भारत में जो सिकंदर की जो मतलब सफलता हुई, वो किस कारण से हुई? उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, क्योंकि वो एक अच्छा प्रशासक नहीं हुआ। सिकंदर की भारत में सफलता के उपयुक्त कारणों में से प्रथम 3 सत्य हैं। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने उस समय यहाँ 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है। तात्पर्य यह है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना निसंदेह श्रेष्ठ थी। आम्बी जैसे तमाम देशद्रोही
ये जो आम भी है ना, ये उसे आत्मसमर्पण करके मिल गया था सिकंदर से, ने उसे सहयोग दिया। तथापि भारत की विजय में उसके अच्छे प्रशासक होने का कोई योगदान नहीं है। भले ही वो अच्छा प्रशासक था, लेकिन हमारे देश में अच्छा प्रशासक होने के कारण उसको कोई सफलता नहीं मिली। चलिए, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको, जो पुरु और जो पोरस हम पढ़ के आए हैं, जच रहे हो भैया तुम, तो झच रहे हो मतलब झेलम और हमारी जो है चेनाब नदी के तट पर, तो पुरु इसका उत्तर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? निरियाकस आया था, आने सिक्रेटिस आया था, बॉल्यूकस भी आया था, लेकिन डाइमेकस नहीं आया था, क्योंकि डाइमेकस जो है वो राजा एंटियोकस का जो है राजदूत था, जो कि बिंदुसार, जो अभी हम मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे उसमें आएगा। और ये 3 चीजों की मांग करेगा बिंदुसार, एक तो मदिरा का, एक दार्शनिक का और एक ड्राई फ्रूट्स का। तो ड्राई फ्रूट्स और जो है मदिरा तो भेज दी जाएगी, लेकिन दार्शनिक देने से जो डाइमेकस है वो मना कर देगा। चलिए, अब हमारा मौर्य साम्राज्य आ जाता है। आज हम बहुत थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज्यादा इसमें नहीं समय देंगे। कल के वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य और कुछ एक इसके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेंगे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जैसे मैंने आपको बताया है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह एक ऐसा सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। वह एक ऐसा सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी, मतलब देखो आप, बिहार से लेकर ईरान तक उसकी सीमा थी। इतना बड़ा साम्राज्य था चंद्रगुप्त मौर्य का। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबंद किया। तो ऐसा कौन सा शासक है जिसने भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबंद किया? तो वो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य है। विशाखदत्त कृत मुद्रा रक्षक ने चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है, कि जो नंदराज है उनका पुत्र था चंद्रगुप्त। किसने कहा है? विशाखदत्त ने जो मुद्रा राक्षस की जो रचना करी है उसमें कहा गया है। मुद्रा राक्षस ने चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। डुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। ठीक है, अब किस ऐसी बुक है जिसमें वृषल और कुलहीन चंद्रगुप्त को कहा गया है? तो ये मुद्रा राक्षस नहीं करा। देखो ऐसे याद करो कि विशाखा दीदी के पास मुद्रा है, तो ये बुक का नाम आपको याद रह जाएगा कि विशाखा दीदी जो है हमारी, उनके पास मुद्रा है। ठीक है, मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखदत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें देवी चंद्रगुप्तम और अभिसारिका वंची तक और अभिसारिका बंधी तक मिलता है। देखो ये तो याद हो जाएगा, अभिसारिका दीदी और विशाखा दीदी, ऐसे याद कर लो। विशाखा दीदी के पास मुद्रा है और अभिसारिका दीदी के पास भी मुद्रा है, ऐसे याद कर लो। ठीक है, और देवी चंद्रगुप्तम, क्योंकि चंद्रगुप्त के समय ही ये इस व्यक्ति ने रचना करी, तो इस कारण जो है देवी चंद्रगुप्तम जो चंद्रगुप्त है वो विदिशा के एक वैश्य थे। उनकी पुत्री महादेवी के साथ विवाह करेगा, या फिर श्रीदेवी भी उनका नाम मिलता है। इस कारण जो चंद्रगुप्त है और उनकी पत्नी का इसमें वर्णन मिलता है। क्षेमेंद्र कृत बृहत कथा मंजरी तथा सोमदेव कृत कथा सरित सागर में चंद्रगुप्त की शुद्ध उत्पत्ति के विषय में विवरण मिलता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किस ऐसे ग्रंथ में जो चंद्रगुप्त है उसको शूद्र कहा गया है, तो वो बृहत कथा मंजरी और कथा सरित सागर में कहा गया है। बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश के अनुसार चंद्रगुप्त राजकुल से संबंधित था तथा वह मौर्य नगर में उत्पन्न हुआ था। हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त को मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया के पुत्री का पुत्र बताया गया है। ठीक है, अब महाबोधि वंश जो है बौद्ध ग्रंथ, उसमें क्या होता है? चंद्रगुप्त राजकुल से संबंधित था ऐसा कहा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि वह मौर्य नगर में उत्पन्न हुआ था, इसलिए ये जो वंश है वो मौर्य कहलाएगा। हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त को मयूर पोषकों, जो मयूर को पोषण करते थे, उनके ग्राम के मुखिया की पुत्री का पुत्र बताया गया है। चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें करेंगे तो हमको याद नहीं रहेगा। सिनॉप्सिस आप रेडी कर लीजिएगा। ये जो संडे है ये आपको लास्ट मिल रहा है, क्योंकि अगले संडे से ज़्यादा चीज़ें होंगी, क्योंकि हमारी यूनिट 2 है, यूनिट 4 है, बहुत इजीली कंप्लीट हो रही है परीक्षा धाम से। और हम लोग जो है यूनिट 4 भी 1 हफ्ते में ही कंप्लीट कर देंगे, जो भारत का जियोग्राफी है वो। तो आपको एक्टिव होना है, एक्टिव मोड में आना है और चीज़ें सिनॉप्सिस के साथ कंप्लीट करना है। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। इसके अलावा भी जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।